वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। एज वी ऑल आर अवेयर दैट वी आर लर्निंग द चैप्टर डेवलपमेंट। हम विकास जो हमारा चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले पार्ट में या पहले हिस्से में ये जान लिया कि डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उसकी परिभाषा है, अलग अलग डेवलपमेंट के गोल्स हैं, इश्यूज़ हैं, सरकमस्टांसेस हैं। बहुत सारी चीज़ों पर किसी भी व्यक्ति के लिए विकास क्या है, उसकी परिभाषा या विकास में वो क्या चीज़ें चाहता है, वो अलग अलग हैं। तो आज हम दूसरे पार्ट पर पहुंच चुके हैं। दूसरे पार्ट में इस चैप्टर के डेवलपमेंट के हम कुछ और इश्यूज़ को देखेंगे और ज़्यादा करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट या विकास क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें, राष्ट्र के विकास की बात करें, पहले हिस्से में हमने बात की थी पर्सनल डेवलपमेंट की, लोगों की परिस्थितियाँ, कोई किसान है, कोई गरीब है, कोई पिछड़े वर्ग से बिलोंग करता है, तो उनके लिए क्या होगा विकास या क्या होगी विकास की परिभाषा, या कौन कौन से मुद्दे उनको सबसे इम्पोर्टेंट लगते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जिन इश्यूज़ के रिजॉल्व होने के बाद उनको लगेगा कि हमारे यहाँ विकास हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे राष्ट्र के विकास की, यानी कि नेशन के डेवलपमेंट की। किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है। व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझसे और हम सभी से जो देश के वासी हैं, स्पेशली वो जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं है एज कंपेयर टू अदर्स। सो अकॉर्डिंग टू मी, डेवलपमेंट इन इंडिया शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दैट इज shelter, food, clothing, clean water, electricity, connectivity, roads, etc. And then later on the many different things like industries, like globalization, like international trade and etc. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग सोच सकते हैं। आप लोग भी ये सोचें कि हमारे देश के लिए विकास का मतलब क्या है, उसके मायने क्या हैं और किन चीज़ों से हम विकास को हासिल कर सकते हैं, और आपके लिए क्या चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं देश में, जिससे आप बोलेंगे कि देश में विकास हो रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं और वो विचार कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। यानी कि हमने पिछले पार्ट में भी ये डिस्कशन कर लिया कि एक व्यक्ति जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो डैम चाहता है, पर वहीं जो ट्राइबल लोग वहाँ पर रह रहे हैं जहाँ पे एक डैम प्रपोज्ड है, उनके लिए वो विकास नहीं होगा, उनके लिए वो विनाश होगा। तो इसी तरीके से अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हो सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के लिए कोई चीज़ विकास है और दूसरे के लिए वो विकास नहीं है। तो हम सब अलग अलग भी सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सब एक जैसा सोचें विकास के मुद्दे पर। नेशनल डेवलपमेंट में कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट। क्या जितने भी आइडियाज़ हैं डेवलपमेंट के, क्या उन सबको हम इक्वली इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं कि भाई ये आइडिया भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई दूसरा आइडिया भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, तो बहुत सारे आइडियाज़, जब भी आप ऐसे डिस्कशन या ओपन डिस्कशंस करेंगे या आपने कोई न्यूज़ चैनल पर डिबेट्स देखी होंगी, तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगी कि अलग अलग व्यक्तियों के पर्सपेक्टिव नज़रिए से विकास के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग इश्यूज़ हैं। किसी के लिए जॉब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, किसी के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, किसी के लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, किसी के लिए कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। सो वी कैन हैव डिफरेंट आइडियाज़, बट अब हमारे सामने सवाल है कि सभी आइडियाज़ क्या उतने ही महत्वपूर्ण हैं? इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड? और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी कि एक के लिए कोई विचार हैं, दूसरे के उससे बिल्कुल विपरीत विचार हैं, तीसरे व्यक्ति के कुछ और ही विचार हैं, ऐसे करके सो ऑन, अलग अलग लोगों के अलग अलग जो विचार हैं, तो फिर डिसाइड कैसे करेंगे? ठीक है, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, वुड द आइडिया बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? तो इस बात से कि भाई जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ है, तब फिर कैसे डिसाइड करेंगे राष्ट्र का विकास कैसे होगा या कैसे हो सकता है? तो उसके लिए हमें अपने आप से और समाज से ये सवाल पूछना है कि जो भी आइडिया है विकास का, या जो भी स्टेप लेने वाले हैं जो प्रपोज्ड हैं, उससे ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा हो रहा है, एक बड़े लोगों के समूह का फ़ायदा हो रहा है, या सिर्फ कुछ लोगों को बेनिफिट दे रहा है वो आइडिया? अगर आइडिया कुछ लोगों को बेनिफिट दे रहा है तो
एक जनरल परसेप्शन ये है कि वो विकास में कंसिडर नहीं हो सकता है एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए। ठीक है, तो एक ऐसा आइडिया जिससे बहुत ज़्यादा लोगों का, एक बड़े समूह का, मोर नंबर ऑफ पीपल का जिससे फ़ायदा हो, जिससे उनको सुविधाएं बढ़े, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उसको हम मान सकते हैं कि ये, हाँ, ये विकास का आइडिया है। आगे अगर बात करें, आपकी बुक में एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए इमेज के साथ, पहले हम इस इमेज को देख लेते हैं। ठीक है, इस इमेज में क्या हो रहा है, देखिए आप बिल्डिंग देख सकते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और उन हाई राइज बिल्डिंग्स के सामने आपको झुग्गी झोपड़ी दिख रही होंगी। तो एक सिचुएशन क्रिएट की गई है आपके सामने, जिसमें क्या बोला हुआ है, व्हाट शुड बी डेवलपमेंटल गोल्स फॉर सच एन एरिया। ऐसा एक एरिया जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग अच्छी बिल्डिंग्स में रहते हैं, वहाँ पे वाटर सप्लाई है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पर और सारी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ कनेक्टिविटी है, वहाँ पे अच्छे स्कूल्स हैं, उस एरिया में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, क्लीनिनेस है, सैनिटेशन है। वहीं उसके साथ में जो स्लम्स हैं या झुग्गी झोपड़ी हैं, वहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, तो डेवलपमेंटल गोल यहाँ पर मिक्स्ड होंगे। ठीक है, आप किसी भी एक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, या फिर जिनको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही प्राप्त हैं, आप उनको कुछ देर के लिए पीछे रख के उनको आगे रखें, जिनके पास बहुत ज़्यादा अभाव है। दिस इज माई थिंकिंग, यू कैन हैव योर ओन परसेप्शंस अबाउट डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद एक और सिचुएशनल बेस्ड या स्टोरी बेस्ड या रियल लाइफ एक्टिविटी बेस्ड आपके लिए एक टेक्स्ट है, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। A vessel dumped 500 tons of liquid toxic wastes into open air dumps in a city and in surrounding sea। तो ये वेसल क्या होता है, एक शिप जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाता है। हम पानी के जहाज़ की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं। तो 500 टन टॉक्सिक वेस्ट ऐसा होता है जो जहरीला हो अक्सर, तो जहरीला वेस्ट डंप कर देते हैं। दिस हैपेंड इन अ सिटी कॉल्ड अबिदजान इन आइवरी कोस्ट। ठीक है, तो आइवरी कोस्ट जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, वहाँ पर ऐसी डंपिंग हो जाती है। अक्सर ये डंपिंग क्या होती है हम ये भी समझ लेते हैं उससे पहले, आगे जाने से पहले। जब कोई डेवलप्ड कंट्री या कोई मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में वर्क करती है, तो वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको अपनी कंट्री में ना डंप करके, अपनी कंट्री के लोगों को परेशानी ना देते हुए किसी गरीब देश में डंप कर देती है पैसे देकर। ठीक है, यानी कि ये इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारे घर में कुछ कूड़ा है, ठीक है, हम अपना घर तो साफ रखना चाहते हैं, पर पड़ोसी के घर के आसपास डाल देते हैं उसको जब कोई नहीं देख रहा है। पर इन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एक गरीब देश के एक कंपनी से, ठीक है, ताकि वो उनका जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको अपने यहाँ डंप कराएं। तो फिर 500 टन टॉक्सिक वेस्ट डंप हो जाता है। आगे क्या हो रहा है, द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉजेज नोजिया, स्किन रैशेज, फेंटिंग, डायरिया एक्सेट्रा। तो स्किन रैशेज और एलर्जीज, ठीक है, और डायरिया और लोगों का बेहोश होना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं और बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। आफ्टर अ मंथ 7 पर्सन्स वर डेड। ठीक है, एक महीने के बाद 7 लोग मर जाते हैं, 20 लोग हॉस्पिटल में हैं और 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, पॉइजनिंग के यानी कि जहर उन्होंने इनटेक किया गैशियस फॉर्म में या किसी भी और फॉर्म में, वाटर कंटेमिनेट हो गया, उस तरीके से लगभग 26,000 लोगों को उससे ट्रीटमेंट मिल रही है। तो क्या हो रहा है, एक गंभीर समस्या हो गई है, एक देश की समस्या, एक मल्टीनेशनल कंपनी की समस्या, जिसको उसको एक अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहिए था, उसने उसकी बजाय उसको एक गरीब देश जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो जहरीली चीज़ को भी अपने देश में डंप कर रहे हैं, तो वहाँ पर डंपिंग हो जाती है। ठीक है, तो अ मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड अ लोकल कंपनी ऑफ द आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप। तो यहाँ पे क्या क्लासिक एग्जांपल मिल रहा है कि एक अमीर देश है, एक अमीर कंपनी जो डेवलप्ड है, वो अंडर डेवलप्ड जो कंट्री है, जो पुअर जो कंट्री है इनकम के मामले में, वहाँ पर अपनी चीज़ें डंप कर रहे हैं। उनको अपने लोगों को तो बचाना है, पर उनको जो सो कॉल्ड अंडर डेवलप्ड हैं या पुअर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में कोई चिंता नहीं है। हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। तो अब आपसे सवाल है इस कहानी के आधार पे कि किन लोगों को इससे फ़ायदा हुआ और किन लोगों को नहीं हुआ। तो फ़ायदा किसको हुआ, मल्टीनेशनल कंपनी को,
मल्टीनेशनल कंपनी जिस बड़े देश की कंपनी है जहाँ पर वो डंपिंग नहीं करना चाहती है उसको, और नुकसान किसको हुआ, जो आइवरी कोस्ट के लोग हैं जो उस प्रॉब्लम से बीमार हो गए हैं। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री, इस देश के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए, इस देश के लिए डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए क्लीनिनेस, ठीक है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स, ताकि ऐसे किसी काम को आसानी से एक्सेप्ट ना करे पैसे के लालच में। अगर गरीबी ना रही होती इतनी तो शायद वो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी, आपके विलेज, टाउन और लोकेलिटी के लिए क्या डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए। आप लोग जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर विकास को आप किस चीज़ के रूप में देखते हैं, यानी कि कौन सी सुविधाएं या कौन सी समस्याएं दूर होने के बाद आप सोचेंगे कि आपके एरिया में विकास हो रहा है। सो आई लीव इट टू यू, यू फाइंड आउट द आंसर्स। सम एग्जांपल्स माइट बी देयर मस्ट बी रोड कनेक्टिविटी टू योर होम्स, देयर मस्ट बी गुड हेल्थ फैसिलिटीज, देयर मस्ट बी गुड स्कूल नियर योर होम्स, ठीक है, देयर मस्ट बी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू योर होम्स, देयर मस्ट बी electric supply, regular electric supply, etc. So there can be many. So you find out yourself what are the problems, and if they are resolved then development will be there. So आगे चलते हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। हमने एग्जाम्पल देख लिए, अब हमारे सामने सवाल है कि अलग अलग देशों को कैसे कंपेयर करेंगे। भाई कोई कुछ भी कह सकता है कि ये चीज़ हो जाए तो विकास हो मान लेंगे, वो दूसरी चीज़ हो जाए तो विकास मान लेंगे, रोड बन जाए तो विकास मान लेंगे, अच्छे एयरपोर्ट्स हों तब विकास मानेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया अलग अलग लोग सोच सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिसके पास ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ की, एजुकेशन की, एक्सेट्रा, उनको हम अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज़ मानते हैं। और जिनके पास जीडीपी बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, या जहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं मिल रहे हैं, उनको हम अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ में गिनते हैं, ठीक है। सो इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कैन सम कंट्रीज बी जनरली कॉल्ड डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। तो क्या कह रहे हैं, अगर डेवलपमेंट अलग अलग मुद्दों को मानते हैं, अलग अलग चीज़ें हर एक के लिए अलग अलग हैं डेवलपमेंट की, तो फिर कैसे हम किसी देश को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कह देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक हेल्थ, लाइक एजुकेशन, लाइक इक्वालिटी, लाइक पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स लाइक सोसाइटी, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके हम ये बोल देते हैं कि ये कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री है और दूसरी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि एस्पेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, देयर आर मेनी, पर हम किस किस एस्पेक्ट को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं किसी देश को कंपेयर करने के लिए। अगर हम इस एग्जाम्पल को, देश के एग्जाम्पल को थोड़ा छोटा करते हुए इसको हम मान लें कि एक क्लास की बात करते हैं, है ना, बिकॉज यू आर ऑल स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो हम अलग अलग स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। भाई कैसे कंपेयर करते हैं, हम या तो उनके जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पर उनको कंपेयर करते हैं, या फिर वो क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं क्लास में उसके आधार पे करते हैं, या फिर जो अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो कैसा कार्य कर रहे हैं उसके आधार पे कंपेयर करते हैं। सो दे माइट डिफर इन हेल्थ, हाइट, टैलेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, आइडियाज़, वैल्यूज़, एट्सेट्रा। द क्राइटेरिया ऑफ कंपैरिजन डिपेंड्स अपॉन द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। तो अब आई है यहाँ पे महत्वपूर्ण बात, क्या कि पर्पज, उद्देश्य क्या है किसी चीज़ को कंपेयर करने का। जब आपको उद्देश्य मिल जाएगा तब आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि हम किन किन मुद्दों पर कंपेयर कर सकते हैं देशों को या व्यक्तियों को या किसी एरिया को डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो क्राइटेरिया ऑफ कंपैरिजन किस पे डिपेंड करता है, पर्पस ऑफ कंपैरिजन पे। उसके बाद आगे बात करें तो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों का ही। वी चूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ फुटबॉल टीम, अ म्यूजिक टीम, अ डिबेट टीम और अ डांस टीम, ठीक है। कुछ कल्चरल टीम भी हो सकती है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियां या बहुत सारी सिचुएशंस और बहुत सारे इवेंट्स हमारे स्कूल में जब आते हैं, क्रियाकलाप आते हैं, तो हम अलग अलग क्राइटेरिया पे लोगों को चुनते हैं। भाई हमको एक म्यूज़िक
के लिए अगर टीम चुननी है स्कूल को जो रिप्रेजेंट करेगी या हाउस को रिप्रेजेंट करेगी, तो हम अक्सर उसमें टेस्टिंग करके उन बच्चों को छांटने की कोशिश करेंगे जिनकी आवाज़ अच्छी है या उसमें लय है, मेलोडी है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम फुटबॉल टीम उनको चुननी है तो हम उनको करेंगे जो फुटबॉल खेलना जानते हैं या फिजिकली थोड़े स्ट्रांग हैं, जो रनिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम डिबेट की बात करें तो हम उन लोगों को चुनेंगे जिनकी तर्क शक्ति अच्छी है या जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे कि किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट या चॉइस हम अपने पर्पस से डिसाइड करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कोई भी कार्य करने के पीछे, उससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या क्राइटेरिया है किसी चीज का। सो इफ वी हैव टू चूज द क्राइटेरिया फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ द क्लास, हाउ शैल वी डू इट। अगर हमें ओवरऑल प्रोग्रेस देखनी है एक क्लास की तो हम फिर कैसे डिसाइड करेंगे। भाई म्यूजिक टीम में तो सिर्फ एक क्राइटेरिया हमने चूज कर लिया, फुटबॉल में एक कर लिया, डिबेट में एक किया, डांस में एक किया, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में एक कोई और किया, क्रिकेट टीम चुने तो कुछ और क्राइटेरिया। पर अगर हम बात करें कि पूरी क्लास का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हम इन सभी क्राइटेरियाज को एक साथ भी ले सकते हैं। कितनी रिस्पॉन्सिव क्लास है, कितनी डिसिप्लिन्ड क्लास है, कितने मोरल वैल्यूज़ हैं उनके अंदर, ठीक है, कैसे वो बिहेव करते हैं मुश्किल परिस्थितियों में, एक दूसरे की मदद करते हैं नहीं करते हैं, कितने लोग कितने अच्छे नंबर ला रहे हैं, एवरेज स्कोर क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हम कंसिडर करके किसी क्लास को इवेल्युएट कर सकते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। उसके बाद अगर आगे बात करें तो कंक्लूजन हमने क्या किया अभी तक की डिस्कशन से, है ना, हमने क्या कंक्लूड किया कि यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। हम अक्सर विकास की जब हम बात करते हैं तो एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ किसी इंसान की देखते हैं और उसके बाद उन क्वालिटीज़ के बेसिस पर किसी को कंपेयर करते हैं। वो क्वालिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं, अच्छे लीडरशिप स्किल्स हो सकते हैं, ह्यूमिलिटी हो सकती है, इंटीग्रिटी हो सकती है, ठीक है, मोरल वैल्यूज़ हो सकते हैं, ऑनेस्टी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लेते हैं, उसके बाद ओवरऑल उसका एक कंपैरिजन करते हैं। व्हाट कैन बी द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैरिजन? एग्जाम्पल, फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, मार्क्स सिक्योर्ड, एटसेट्रा। सो अगर हम देश की बात करें तो देशों को कंपेयर करने के लिए आपके चैप्टर में दो क्राइटेरियाज का डिस्कशन है, दो इंस्टीट्यूशंस का। फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने कैसे देशों को कंपेयर किया है, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम वर्ल्ड बैंक ने जो क्राइटेरिया चूज किया है उसका नाम है एवरेज इनकम, या जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं। सो इनकम इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। इनकम जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण इश्यूज में से एक महत्वपूर्ण इशू है किसी भी कंट्री को कंपेयर करने का। तो कितनी इनकम है या कितनी जीडीपी है, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है किसी देश की, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दो देशों को या कई देशों को एक दूसरे से कंपेयर करने का। कंट्रीज विद हायर इनकम आर कंसिडर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। तो वो देश जिनकी इनकम अक्सर ज़्यादा होती है, अगर हम उनको कंपेयर करें उन देशों से जिनके पास इनकम के सोर्सेज या इनकम जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी छोटी है, तो उसको हम लेस डेवलप्ड मानते हैं एज कंपेयर टू कंट्री विच इज़ हैविंग मोर इनकम। मनी कैन बी लिंक टू डिफरेंट थिंग्स रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ऐसा इसलिए कि मनी जो है वो ह्यूमन बींग्स की जो कुछ नेसेसिटीज़ हैं, सारी नेसेसिटीज़ तो आप पूरी नहीं कर सकते हैं मनी से, पर जो बहुत सारी नेसेसिटीज़ हैं और इम्पॉर्टेंट नेसेसिटीज़ हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एटसेट्रा, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दीज कैन बी अटेन्ड विद द हेल्प ऑफ मनी। दैट इज़ वाई मनी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। उसके बाद अगर बात करें तो हम पहले ये जान लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम क्या होता है। द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। जो देश की टोटल पॉपुलेशन है और जो टोटल इनकम है, ठीक है,
टोटल इनकम को जब आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तब क्या आ जाएगा, एवरेज इनकम किसी देश की, ठीक है, उसको पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैपिटा इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम के फॉर्मूले को यूज करता है अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज अराउंड $2000 अकॉर्डिंग टू 2019 के एस्टिमेट से हमारी पर कैपिटा इनकम $2000 पर पर्सन पर ईयर है। $2000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हमारी क्या है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। वहीं तो हम लोअर मिडिल ग्रुप इनकम कंट्रीज में आते हैं। इसमें हायर इनकम ग्रुप मिडिल कंट्रीज है और लोअर इनकम ग्रुप मिडिल कंट्रीज है, ठीक है। जो देश $5000 प्रति व्यक्ति आय से ऊपर होते हैं उनको हाई इनकम ग्रुप कंट्रीज कहते हैं, और जो $5000 से कम कमा रहे हैं उनको लोअर इनकम ग्रुप कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे फर्दर क्लासिफिकेशंस उन्होंने किए हुए हैं। तो हमारा जो देश है वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री है। तो हमने अपने देश की बात कर ली। अब एक मैप में आपको एक देश दिख रहा होगा कतर, जिसको कलर किया हुआ है, ठीक है। उसके पड़ोसी देश हैं बहरीन, यूएई, यमन, सऊदी अरेबिया, ठीक है, एसेट्रा। उसके आसपास के जो देश आपको दिख रहे हैं, तो कतर जो है वो पिछले साल जब एस्टिमेट्स लगाए गए तो सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम थी कतर की। दैट इज अराउंड हाउ मेनी डॉलर्स, कैन यू इमेजिन, $70,000 इन अ ईयर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। लिमिटेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एवरेज इनकम, ठीक है। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। भाई देखिए, हमने एवरेज इनकम तो कंसिडर कर ली, ठीक है, पर इसमें कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन कैसे आई? लिमिटेशन इसलिए कि देखिए, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करें, उससे पहले मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। लिमिटेशन ये कि अगर सपोज करते हैं किसी कंट्री की या किसी एरिया में टोटल जो इनकम है वो 1 लाख रुपीस है, ठीक है, और 1 लाख रुपीस है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और वहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी जो इनकम है वो 10-10 हज़ार रुपये हो। भाई अगर आप उसको 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आएगा। तो ऐसा लग सकता है आपको कि 10,000 एवरेज इनकम है, ठीक है, परंतु उसमें ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक व्यक्ति की सैलरी कितनी हो, 80,000, और बाकी लोगों की सैलरी बहुत ही कम हो, मिनिमल हो। तो क्या तब भी आप कहेंगे कि ये कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री है? सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है समझाने के लिए। इसमें 2 कंपैरिजन है, कंट्री ए और कंट्री बी। मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन रुपीज़, लोगों की मंथली इनकम रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कंट्री ए में क्या हो रहा है, पहले व्यक्ति की आय कितनी है, 9,500, दूसरे की 10,500, तीसरे की 9,800, चौथे की 10,000 और पाँचवें की 10,200। उसके बाद कंट्री बी में 500, 500, 500, 500 एंड 48,000। तो देखिए साफ हमें दिख रहा है कि पहली जो कंट्री है उसमें जो लगभग जो इनकम है वो लोगों की ऑलमोस्ट सेम है, किसी की थोड़ी सी ज़्यादा है, किसी की थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे रिच और पुअर का गैप नहीं है। पर वहीं अगर आप दूसरे देश की बात करें तो वहाँ पे 4 लोगों की जो इनकम है वो सिर्फ 500 रुपये है, परंतु एक व्यक्ति जो 5th पर्सन है उसकी आय कितनी है, 48,000। तो आप कंपेयर कर सकते हैं 500 से 48,000, तो इट इज़ मैनी टाइम्स मोर। पर अगर आप इनकी एवरेज इनकम निकालेंगे दोनों ही देशों की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा, टोटल करेंगे पहले। इसका कितना आ रहा है टोटल, 50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 10,000, ठीक है। तो एग्जाम्पल ए में एवरेज इनकम कितनी आ रही है, 10,000 रुपीज़, ठीक है। वहीं अगर आप एग्जाम्पल बी में देखेंगे कि एवरेज इनकम कितनी आ रही है, तो यहाँ पे भी अगर आप 500, 500, 500, 500, 2,000 हो गया, 2,048,000 को प्लस करेंगे तो ये भी कितना है, 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10,000। तो पहले देश में भी 10,000 एवरेज इनकम आ रही है, दूसरे देश में भी 10,000 एवरेज इनकम आ रही है, ठीक है। तो फिर
इससे हमें क्या पता चला कि वो देश जहाँ पर गरीब और अमीर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होगा, एवरेज इनकम का क्राइटेरिया हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल साबित नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ हमें एवरेज इनकम बता रहा है, हमें ये नहीं बता रहा है कि जो समस्या है वो कितनी ज़्यादा गंभीर है, या अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं, अमीर और गरीब का डिफरेंस कितना है, वो सब नहीं बता रहा। तो ये लिमिटेशन किसकी है, एवरेज इनकम का जो क्राइटेरिया है जो हम यूज़ करते हैं। सो एवरेजेस आर यूजफुल बट दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज, जो डिफरेंसेस हैं उसको भी एवरेजेस छुपा देती हैं कई बार, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा। अब कुछ और इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, देखिए आप दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये भी एवरेज की क्या लिमिटेशन है या एवरेज क्या चीज़ हमें नहीं बताती है, उसके ऊपर एक टिप्पणी है। कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, एक ऐसा देश जिसमें ना ही कोई ज़्यादा गरीब है और ना ही कोई ज़्यादा अमीर है। तो उसमें हमें क्या दिख रहा है, 5 लोग बैठे हैं 4 चेयर्स पे, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल जो स्पेस है उसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम, बट व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट, वी मेड द चेयर्स एंड ही टुक देम। एक व्यक्ति जो अमीर है वो 4 चेयर्स का यूज कर रहा है, और जो बेचारे 4 लोग गरीब हैं वो सिर्फ 2 चेयर्स ही उनको मिली हैं और उसको भी शेयर कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से काम चला रहे हैं। तो यही हमारे देश की परिस्थिति को दर्शा रहा है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, जितनी की ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा संसाधन उनके पास अवेलेबल है और कई गुना ज़्यादा पैसा उनके पास अवेलेबल है, वहीं गरीबों के पास ऐसा कुछ नहीं है। विच इमेज इज शोइंग अ मोर बैलेंस्ड एवरेज इनकम सिचुएशन, कौन सी इमेज हमें मोर बैलेंस इनकम की सिचुएशन दिखा रही है। ठीक है, तो इमेज ए और बी हम नाम दे सकते हैं। तो इमेज ए जो है वो हमें एक बैलेंस इनकम की सिचुएशन दिखा रही है, और वहीं बी क्या है, वो बैलेंस इनकम की सिचुएशन नहीं दिखा रही। क्वेश्चन नंबर 2, विच इमेज इज क्लोजर टू रियलिटी इन आवर कंट्री। So the second image obviously is more closer to reality in our country. What should India do or achieve to become a developed nation, a developed country? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि हमारे देश को क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या अचीव करना चाहिए जिससे हम बोलें कि हम डेवलप्ड हो गए हैं या हो जाएंगे। ठीक है, हम एनफ डिस्कशन कर चुके हैं, आप बहुत आसानी से ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सो अब असाइनमेंट पर आ जाते हैं। हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू कंपेयर डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ कतर एंड इंडिया। एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर यू, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज डेवलपमेंट। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं दे चुका हूं कि आप क्या सोचते हैं भारत को किन चीज़ों को अचीव करना है जिससे हम ये बोल सकें कि हम डेवलपमेंट अचीव कर रहे हैं या कर लेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ डेवलपमेंट फर्दर एंड नाउ यू आर एबल टू एनालाइज दैट व्हाट आवर कंट्री नीड्स एंड व्हाट वी डोंट नीड। सो इफ you understood the video well, please like it and also share it with your friends who are not from your school so that they can also be benefited from the discussion which we had. If you have suggestions for improvement or any comments regarding what is good and what is bad in the video, you are always welcome to comment. So do share your comments and your valuable feedbacks and suggestions, and also don't forget to subscribe the channel for more informative videos. Thank you and have a nice day.